डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांच्या जन्मदिवसानिमित्त आपण सर्वजण या ठिकाणी अभिवादन करायला आलेलो आहे। त्यानिमित्ताने प्रथमतः विचारमंचावर स्थापित सगळ्या महापुरुषांना, क्रांतिकारी महापुरुषांना विनम्र असं अभिवादन करतो आणि सन्माननीय विचारमंच आणि आपण या ठिकाणी सर्व मंडळी सन्माननीय विचारमंच आणि आपण सर्व लोक ज्या महापुरुषाच्या जन्मदिनानिमित्ताने चिंतन मननाच्या प्रक्रियेमध्ये आजच्या या वर्तमान काळामध्ये येऊन ठेपलेलो आहोत। मित्रांनो, आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती मनवत असताना काही गोष्टी आपल्याला कटाक्षाने लक्षात घेणं आवश्यक आहे। मुळात आपल्याला काही बाबी स्पष्टपणे समजून घ्यायला लागणार आहे। काय होतंय माहिती का की आपल्या समाजाची खरी विदारक अवस्था मुख्यतः होण्याची काय कारणं आहेत याचा आपल्याला या महापुरुषांच्या जन्मदिनाच्या निमित्ताने एक चिकित्सा करणं आवश्यक आहे। कारण आपल्याला समाज आणि जात या दोन शब्दांची आजही संकल्पना व्यवस्थित पद्धतीने समजून घेता आलेली नाही। आपण ज्याला जात म्हणतो त्या जातीला आपण समाज म्हणणं, तो हम लोग जिसको कास्ट कहते हैं और सोसाइटी कहते हैं, यानी हम जिसको समाज कहते हैं और जाति कहते हैं, इसमें क्या मूलभूत डिस्टेंस है हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए। पहली बात को, समाज को तोड़ने वाला हथियार जात होता है, जात है समाज नहीं होता है। हम सब लोग क्या मान के चलते हैं कि जाति को ही हम समाज मान के चलते हैं और हम जिन महापुरुष को मानते हैं उन महापुरुषों ने जाति को तोड़ने का काम किया है। जात ये हमारी पहचान नहीं है, ये सब हम लोगों ने समझ लेना चाहिए। क्योंकि जात जिसको हम लोग कास्ट कहते हैं, ये समाज व्यवस्था में जिन लोगों को मुनाफा हुआ है, प्रिविलेज मिले हैं, उन्होंने गाली के तौर पे हम लोगों को दिया हुआ तोहफा जात है। उन्होंने गाली दी है हमको। जैसे कि अभी हम यहाँ जो लोग बैठे हुए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी कास्ट क्या है तो शेड्यूल कास्ट में महार जाति से मैं हूँ और आप लोग मेहतर जाति से। अगर मुझे खुद को जात चुनने का अगर राइट होता तो मैं कौन सी जात चुनता। अगर आप लोगों के सामने अगर कोई परिचय लाया और वो दिया और आपको कहा कि आप अपनी जात खुद तय करो कि आपको कौन सी जाति चाहिए, तो क्या आप लोग में से कोई ऐसा माइकलाल है जो मेहतर बनना पसंद करेगा? वो हाथ ऊपर उठाए। कोई मेहतर नहीं बनेगा, कोई मार नहीं बनेगा। अगर जाति को चॉइस करने की बात आएगी तो कोई भी, हर आदमी ब्राह्मण बनने का प्रयास करेगा। अगर हमको कहा जाए कि नौकरी में हम आप लोगों को कौन सी पोस्टिंग चाहिए, अगर मुझे परिचय दिया जाएगा तो कोई क्लास 4 की ड्यूटी करेगा? सब तो डायरेक्ट कलेक्टर ही बनना चाहेंगे। तो ऊपर वाला पायदान छोड़ के कोई नीचे आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये सोशल सिस्टम में कास्ट ये हमको गाली के तौर पर दी हुई पहचान है, इसलिए इसका हम लोगों को गर्व और अभिमान नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे इन सब महापुरुषों ने हमको कहा है। इसलिए हमको क्या, उन्होंने, उनका मकसद क्या था, उनका अल्टीमेट गोल क्या था। जैसे कि हम लोग कुलवाड़ी भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते। कुलवाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार ये मेहतर और मार समाज के हाथों में तलवार दी और उनको अपने खुद के रोजी के लिए उनको जमीनें तक दी। तलवार और जमीन उस राजा ने दिया था, इसलिए आज तक वो राजा अपने सब लोगों के दिमाग में और दिल में बैठा हुआ है। हालांकि लोग जो बताते होते हैं कि शिवाजी महाराज का जो तलवारबाजी का जो यानी हर वक्त लड़ाई झगड़ों का जो इतिहास बताते, तो दोस्तों हम लोगों को ये बात समझ लेना चाहिए, जिस वक्त अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का बहुत बड़ा जोर शोर से व्यवहार था, उस वक्त शिवाजी महाराज ने मावला ये आइडेंटिटी देके हम लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया था और हमारे हाथों में तलवार दी थी और हमें हमारे रोजी रोटी के लिए हमें जमीनें दी थी। इसीलिए हम शिवाजी महाराज को मानते हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं, तो आप लोगों को महात्मा ज्योतिबा फुले की बात भी समझ लेनी चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले का, इनका एजुकेशन क्या हुआ था। और जब हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हम नाम लेते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दुनिया की एक ऐसी पहचान पाने वाला आदमी था
कि दुनिया में शायद बाबा साहब अम्बेडकर इतना पढ़ा लिखा आदमी उस वक्त भी नहीं था, आज तक भी नहीं हुआ है। इस तरीके से उन्होंने अपनी खुद की एक इमेज बनाई हुई थी। उस वक्त लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो या कोलंबिया विद्यापीठ हो, वहां पे जो बाबा साहब की एक इमेज थी, उसको हम लोग देखते हैं कि उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है। ऐसा वो आदमी जब भारत में लौट के आता है तो भारत में आने के बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना मार्गदर्शक चुनता है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से अगर उनकी एजुकेशन की कंपैरिजन की जाए तो अपने को एक बात समझ में आती कि उन्होंने महात्मा फुले को क्यों चुना होगा। तो आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि महात्मा फुले ये क्या कैरेक्टर है, महात्मा फुले ये क्या व्यक्तिमत्व है। तो महात्मा फुले ने उस वक्त क्या कहा था की विद्ये विना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ता विना शूद्र खसले। म्हणजे हम सब लोगों की ये जो आज की बदतर हालत हुई है, इसकी एक ही वजह है कि हम लोगों को एजुकेशन के दायरे से बाहर हटाला गया है। इसलिए हम इस पायदान पे आए। इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले का जो स्ट्रगल पॉइंट था, उन्होंने एजुकेशन की मूवमेंट इस तरीके से बनाई थी कि हमारे सब लोगों के लिए उन्होंने एजुकेशन का हक अधिकार दिलाने का प्रयास किया था। उस महात्मा फुले को जब लोग बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मानते हैं, हम लोग भी जब उस वक्त उस दायरे में देखते हैं तो हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि बाबा साहब ने जिन जिन लोगों को अपनाया वो बाबा साहब के जाति से नहीं थे। ये बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए। हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि अगर महात्मा फुले ये माली कास्ट से बिलोंग करते थे, बाबा साहब अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनको उनके जाति का कोई आदमी मिला नहीं कि जिनको उन्होंने अपना गुरु मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने महात्मा फुले को माना। तो ये जो महापुरुष है ये कोई जाति की बात नहीं करते हैं, वो समाज बनाने की बात करते हैं। और हमारे देश में समाज बनाने का काम जिन लोगों के ऊपर था उन्होंने कभी किया नहीं, वो एहसान फरामोश लोग थे। इसलिए हमारे महापुरुषों की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आगे चलाने के लिए हम हमारे महापुरुषों का जयंती और महंती दिन यहाँ पे करते हैं और उसके माध्यम से चिंतन और मनन की प्रक्रिया करते हैं। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो बात आपको कह रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे बच्चों में, हमारे फैमिली में अगर हम लोग लेके आते हैं सिंबल के तौर पे, तो हमारी पीढ़ी आने वाले वक्त में बहुत फाइटिंग स्पिरिट के तैयार होगी। बाबा साहब के बारे में कुछ गिने चुने एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बाबा साहब ने जो मकान बनाया था उसका नाम राजगृह था। उस मकान में बाबा साहब के पास कितनी किताबें थी? तो 36,000 मतलब 36,000 किताबें बाबा साहब के मकान में थी। बाबा साहब अम्बेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ी, कोलंबिया विद्यापीठ में कुछ किताबें पढ़ी और भारतीय संविधान बनाने के वक्त वहाँ पे पढ़ी। अगर सब कैलकुलेशन किया जाए तो गिने चुने तौर पे 40,000 से ऊपर बाबा साहब की किताबों का कैलकुलेशन चले जाता है। और मैंने बाबा साहब का कैलकुलेशन ऐसा किया है कि 14 अप्रैल 1891 में जब बाबा साहब धरती पे आए तो ये पहला दिन अगर पकड़ा तो 6 दिसंबर 1956 ये आखिरी दिन अगर बाबा साहब का लिया तो बाबा साहब के जिंदगी के पूरे दिन जो होते 23,987 मतलब बाबा साहब 23,987 डेज लाइफ अपनी गुजारी है। और इसके अंदर उनके पास किताबें कितने थी? 40,000 के ऊपर। मतलब जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर धरती पे आए उस दिन से भी एक किताब का कैलकुलेशन किया तो भी बाबा साहब के किताबों का कैलकुलेशन मैच नहीं होता है। हमको ये बात क्या लगती है कि ज्यादा बड़ा चढ़ा के सामने आने वाली बात लगती, लेकिन इसको अगर हम माइन्यूटली बाबा साहब को समझने का प्रयास करते तो उनके जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हा है जिनमें हम लोगों को बाबा साहब वापस समझ में आते। जैसे कि बाबा साहब अपने विद्यार्थियों के सामने बात करते वक्त क्या कहते हैं कि स्टूडेंट किसको कहना चाहिए, मतलब विद्यार्थी किसको कहना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जो एक बैठक में एक किताब खत्म करता है उसी को विद्यार्थी कहते हैं। मतलब क्या कि बाबा साहब की एक बैठक एक किताब खत्म करने वाली थी। ये कैलकुलेशन अगर लगाएंगे तो फिर वो बाबा साहब की किताबों का कैलकुलेशन मैच होता है। दूसरी बात, बाबा साहब का एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब संविधान बनाने की बात थी तो बाबा साहब संविधान लिखने का जब काम कर रहे थे तो उस वक्त उनके जो पर्सनल सहायक थे, पीए जिसको हम लोग कहते हैं, नानक चंद रत्तू
नानकचंद रत्तू बाबा साहब के पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा आज मुझे जल्दी जाना है। जल्दी मतलब शाम का वक्त होगा तो जल्दी अपन तय कर सकते हैं कि क्या वक्त होगा। उन्होंने वह वक्त दिया नहीं है, मुझे आज जल्दी जाना है। जल्दी मतलब शाम का जल्दी अपन 8 बजे तक पकड़ लेते कि 8 बजे उन्होंने कहा कि मुझे आज निकलना है। तो बाबा साहब ने क्या कहा कि कल आते वक्त जल्दी आओ। तो जल्दी मतलब उन्होंने सवेरे 4 बजे बुलाया होगा। जैसे ही नानकचंद रत्तू दूसरे दिन आए और पास में खड़े हुए तो बाबा साहब ने उनके पास देखा और कहा कि नानकचंद तू अभी तक गया नहीं बोले। मतलब बाबा साहब को ये दूसरा दिन शुरू हुआ है ये बात भी समझ में नहीं आई थी। तो ये ऐसे बाबा साहब का जो व्यक्तिमत्व था वो नॉलेज के बारे में इस तरह के अपनी खुद की जो जोर शोर से जो अपनी पूरी एनर्जी लगाने वाला कैरेक्टर था। लेकिन हमारे समाज में आज बाबा साहब के नाम से जो हर्षोल्लास के प्रोग्राम मनाए जाते हैं, मुझे तो ऐसा डर लगता है कि हम जिनको एनिमी कहते, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में सबसे बेहतरीन एक स्लोगन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि शेठजी भटजी विरुद्ध शूद्र अतिशूद्र, ये एक मैसेज दिया है। तो आज हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब का जो कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है वो क्या शेठजी भटजी ने रखा हुआ हमारे सामने आ रहा है या हमारा बाबा साहब कहीं तो भी यहाँ लापता होते जा रहा है। ये बात हमारे लोगों को अभी इस अवसर पे सोचने के लिए हमको मजबूर कर रही है। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को कि बाबा साहब अम्बेडकर आज भी इस दौर में प्रेजेंट काल में भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो इकोनॉमिक्स के तौर पे जो कंट्रीब्यूशन था आज भी कहीं भी सामने नहीं आ रहा है। जहाँ देख रहे हैं हम लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था ये धुंधला रही है, ये बार बार गिर रही है, तो भी बाबा साहब अम्बेडकर ये इकोनॉमिक्स थे। उनका एमए इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट था जिसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कहा जाता है, मतलब चलन निर्मिति। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब जब कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लॉर्ड एडविन सेलिंगमैन नाम के उनके गाइड थे। उन्होंने क्या कहा था मालूम है क्या कि जब बाबा साहब अम्बेडकर मुझे मिलने आते थे तो ये जो B.R. अम्बेडकर नाम का जो स्टूडेंट था वो जब भी उसके मकान तक जाता था तो मैं उसको पैदल उसके साथ में चलते जाता था, क्योंकि वो इतना जीनियस स्टूडेंट मेरे लाइफ में आया नहीं था। ऐसा कौन कहता है? लॉर्ड एडविन सेलिंगमैन जो बाबा साहब का टीचर था। और लॉर्ड एडविन सेलिंगमैन को अगर अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट अगर मिलने आता था तो उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। इतना बड़ा आदमी सेलिंगमैन बाबा साहब को स्टूडेंट के तौर पे चाहता था। दूसरी बात हम लोग अगर देखते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो बाबा साहब वहाँ पे इकोनॉमिक्स के बारे में जो हम लोग जिसको करेंसी बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, वो बनाने के बारे में बाबा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट लोग हैं उन्होंने ये बात सामने नहीं लाई। 1965 में पहली बार ये बात पता चला कि उसका जो डिवैल्यूएशन होता है वो किस तौर पे होता है। ये बात बाबा साहब ने 1965 के पहले वहाँ पे लिखी थी, लेकिन हमको 1965 में पता चली। अभी बीच में जब हिल्टन कमीशन की बात आई थी, हिल्टन कमीशन 1926 में बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके सामने जब अपना मेमोरेंडम रखा, उस मेमोरेंडम के तौर पे रिजर्व बैंक की निर्मित हुई। उस रिजर्व बैंक को बाबा साहब ने एक नोटिफिकेशन दिया था, बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर चलन निर्मिति यानी करेंसी बनाने की जब भी बात आएगी तो वो किस तरीके से बनानी चाहिए। गवर्नमेंट को अगर प्रॉमिसरी नोट देके अगर करेंसी बनाने की बात आएगी तो आने वाले वक्त में ये जो करेंसी की वैल्यूएशन रहेगी ये बहुत नीचे चली जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चलन फुगौटा होगा, ऐसा बाबा साहब ने उस वक्त कहा था। आज हमारी जो अर्थव्यवस्था गिरती हुई हमको दिख रही है, इसकी वजह बाबा साहब ने उस वक्त हम लोगों के सामने रखी थी। लेकिन इस देश के जो सत्ताधारी वर्ग है वो जानबूझ के ये बात नहीं समझना चाहते। उनकी बात ठीक है, वो अगर नहीं समझना चाहते, लेकिन हमें किन लोगों ने रोका है? हम तो भी इस बारे में सोच समझकर एक बाबा साहब अम्बेडकर के जो कुछ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के बारे में जो लोग बात नहीं कर रहे, हम सब लोगों ने वो बात सामने रखनी चाहिए और हमारा एक बहुत बड़ा तबका बनाना चाहिए। बीच बीच में कुछ लोग कुछ कैरेक्टर सामने खड़े करते, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बैरिस्टर सावरकर वो कब गए थे? तो बैरिस्टर सावरकर भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद में 1966 में गए।
लेकिन 1947 से लेके तो 1966 तक सावरकर जी की कोई भी एक्टिविटी हमें स्वतंत्र आज़ादी के पीरियड में नहीं दिखती, स्वतंत्र भारत में कहीं पे भी दिखती नहीं। तो इसकी क्या वजह होगी? अगर ये बात हम लोगों को समझनी है तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिखने का काम कर रहे थे तो स्टेट एंड माइनॉरिटी भी लिख रहे थे, संविधान भी लिख रहे थे। उसी वक्त बाबा साहब ने शूद्र पूर्वी कौन की ये किताब लिखी। उस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें लिखी उस बातों को डिनाई करने के लिए सावरकर जी को एक किताब लिखनी पड़ी, और वो किताब उन्होंने जब से लिखी 1947 से लिखने का काम शुरू किया, वो 1966 तक लिखते रहे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सावरकर के रहते हुए भी उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शूद्र पूर्वी कौन की ये किताब के माध्यम से कैसे किया था, ये हम लोगों के सामने इतिहास के तौर पे हमारे सामने ये बात है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत बार बार कुछ बातें बाबा साहब के बारे में जानबूझकर सामने आती है कि जैसे भारतीय संविधान लिखते वक्त बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि बाबा साहब ने जो बात लिखी है वो अलग अलग देशों का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करके लिखी हुई बातें। दोस्तों, जिन लोगों का रिसर्च वर्क से संबंध आता है, रिसर्च वर्क जिनको कहते हैं, तो पीएचडी करने वाले लोग क्या करते हैं, पहले से लेके तो आखिरी तक खुद की बातें नहीं लिखते हैं। जो हमारे सामने प्रेजेंट जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं उसकी पूरी जानकारी लेके फिर हमको कंक्लूजन करने की बात सामने लाना पड़ती है। जैसे जो पूरे दुनिया के अलग अलग डेमोक्रेसी के जो लिखे हुए किताबें थी उनको पढ़ के बाबा साहब ने हमारे देश के हिसाब से कौन सा चाहिए ऐसी एक किताब दे के हम लोगों को इस बारे में आगे एक मैसेज दिया है। जैसे एक बार कहा जाता है बार बार कि बाबा साहब अम्बेडकर जब भारतीय संविधान समिति में आए तो 1942 से किसी को पता नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति में आ सकते, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि 1935 में जब सेकंड इंडिया एक्ट हुआ था तो उस सेकंड इंडिया एक्ट के बारे में जब सैमुअल होर नाम का ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेक्रेटरी था, उन्होंने 1935 में बनाया हुआ सेकंड इंडिया एक्ट किस तरीके का है इस बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की साक्ष्य ली थी, और उसके आधार पे उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दुनिया का लोकतंत्र का बहुत बड़ा अभ्यासक है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी एक मान्यता दे दी थी कि इनकी इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत जोर शोर से पकड़े। तो भी हमारे भारत में बाबा साहब को एंट्री करने के लिए जो दिक्कत उठानी पड़ी, यानी वो दिक्कत भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान समिति में नहीं चुन के आने चाहिए, या बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान में एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा हमारे जो उस वक्त के जो जिनको हम लोग पोलादी पुरुष करते सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ये ऐलान किया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम दरवाजे से ही नहीं तो वेंटिलेटर भी उनके लिए बंद करेंगे और उनको संविधान समिति में एंट्री नहीं देंगे। तो बाबा साहब को बिल्कुल भी संविधान समिति में नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल जो जसलोद और खुलना मतदार संघ में से थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र में से उधर लेके गए और जसलोद और खुलना में से बाबा साहब को रिप्रेजेंटेशन के तौर पे संविधान समिति का मेंबर किया गया। दोस्तों, इसके आगे बहुत बढ़िया इंसिडेंस होता है। बाबा साहब जैसे ही संविधान समिति के मेंबर होते हैं, हमारे आज़ादी के यहाँ के लोग जो जमीन के एक एक टुकड़े के लिए अपनी जान अर्पण करने वाले लोग, उस वक्त उन्होंने बाबा साहब पाकिस्तान संविधान समिति के मेंबर बनाने के लिए जसलोद और खुलना मतदार संघ ये पाकिस्तान को दे दिया था। मतलब बाबा साहब ने पाकिस्तान संविधान समिति का रिजाइन दिया है, उसके बाद में बाबा साहब और फिर भारत के संविधान समिति के मेंबर बने। यानी इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने ये बात समझ लेना चाहिए कि चुन के आने के बाद में भी बाबा साहब को पाकिस्तान संविधान समिति का इन लोगों ने मेंबर बना दिया था। मतलब ये इतनी सीधी सी बात नहीं है। उसके बाद में भी जब बाबा साहब अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे 1952 में जो पहली इलेक्शन हुआ था, एक बात मैं बाबा साहब की ये बारे में भी कहता हूँ कि बहुत से हमारे इंटेलेक्चुअल लोग भी फंसे हुए हैं इस बारे में कि बाबा साहब को किस तरीके से समझ लेना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की जो बात करने की और रिसर्च करने की स्टाइल थी, हमारे सामने जो आज बहुत ज़्यादा
समस्याएं खड़ी हुई है। वो क्या बात है, बेसिकली बाबा साहब को एब्सॉर्ब करने की जो बात है वो हमारे लिए बात नहीं समझ में आ रही है। जैसे कि बाबा साहब को मानने वाले लोग कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आप लोगों को एक बात पता चलेगी कि बाबा साहब अंबेडकर और इनको नॉन पॉलिटिकल किया जाए तो ये बात जीरो बनती है। जैसे तो मैं बार बार कहता हूँ कि बाबा साहब ने जो बुद्ध को सामने लाया था, बुद्ध भी नॉन पॉलिटिकल नहीं थे। बुद्ध अगर नॉन पॉलिटिकल होते तो देखो, बुद्ध ने कोई भी आदमी अगर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे बेहतरीन टूल, कोई भी समस्या का समाधान करने वाला अगर कोई टूल है तो वो पॉलिटिकल की है, यानी राजकीय शस्त्र, यही हमारा सबसे बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या है, पॉलिटिकलाइजेशन होना मतलब हमारे समाज क्या मैसेज देता है मालूम है? पॉलिटिकलाइजेशन होना मतलब इसका मैसेज देता है राजनीति में खड़ा होना मतलब राजकारण करना, ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स की व्याख्या क्या है, मैं उसको किस तरीके से देखता हूँ? जो ऑप्शन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं मराठी में शक्यता निर्माण करणं, म्हणजे शक्यतेचा खेळ म्हणजे राजकारण आहे। राजकारण म्हणजे काय? तर निर्णय प्रक्रियेतला हस्तक्षेप। पॉलिटिक्स मतलब क्या मालूम है क्या? कि कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारा इंटरफेयर होना मतलब राजकारण है। और हम लोग क्या कहते हैं, राजनीति में पॉलिटिकल एखादी पार्टी में काम करना मतलब राजनीति नहीं है, हमारी निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप होना चाहिए, उसको राजनीति कहते हैं। और बाबा साहब जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो बीबीसी के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने बाबा साहब को सवाल पूछा, क्या आप इस चुनाव में चुन के आ सकते? तो बाबा साहब ने कहा कि भारतीय डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा जो खतरा है वो कास्ट सोसाइटी का है। अगर कास्ट का कैलकुलेशन देखा जाए तो कहीं पे भी हमारा कोई भी नुमाइंदा चुन के नहीं आ सकता है। लेकिन मेरा पॉलिटिक्स में जो कुछ इंटरफेयर है वो इस बात के लिए रहेगा कि मैं वहां खड़ा होना मतलब चुन के आने वाले लोगों का उनका मेमोरेंडम मैं तय करूंगा। मतलब क्या, बाबा साहब राजनीति में खड़े हुए तो जो चुन के आने वाले लोग थे उनके सब्जेक्ट हमारे हिसाब से तैयार होने लगे। लेकिन आज लोग हम देखते हैं क्या, हमारे नुमाइंदे चुन के आने के बाद भी सब्जेक्ट हमारे नहीं होते। मतलब क्या हो रहा है, आज सबसे ज्यादा दलाल और बड़ों की फौज ज्यादा बढ़ रही है राजनीति में। वो क्यों हो रही है? उसकी वजह है कि जो समाज है, जिसको हम लोग सोसाइटी कहते हैं, मैं एक बार आपको कहता हूँ, सोसाइटी और कास्ट एक नहीं होती है। कास्ट ये सोसाइटी को तोड़ने वाला हथियार होता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहीं पे भी कास्ट का नाम नहीं लेते। मैं जाति को गाली के तौर पे समझता हूँ। मुझे अगर जात चुनने की बात आई तो मैं ब्राह्मण बनने का प्रयास करूंगा, ये निचली जात नहीं दूंगा। जिन्होंने गाली दी है उनको अगर हमको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है तो बाबा साहब ने जो काउंटर मूवमेंट की है वो बात हमको समझ लेनी चाहिए। बाबा साहब ने क्या किया, 1932 में जैसे कम्युनल आवर डिक्लेयर हुआ, उस वक्त बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो हम लोगों को समझ लेना चाहिए। बाबा साहब ने एक बात की, इन्होंने कास्ट बनाई। बाबा साहब ने कास्ट को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनाया। मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बनाने के बाद में बाबा साहब एक ही रात में, हम लोग देखते हैं उस वक्त के पीरियड में महात्मा गांधी के इक्वल लीडर बने। किस वजह से बने? उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये जो टर्मिनोलॉजी लाई, और हम लोग देखते कि 1935 तक जो बात बनते गई और बाद में जो मंडल कमीशन की, कालेलकर कमीशन की बात आई, उसमें जो ओबीसी कंसेप्ट बनी, SC ST OBC, तो ये जो बात है, यानी उस वक्त बाबा साहब ने जो स्ट्रगल खड़ा किया था उन्होंने वो बात बदलाई। जैसे मैं कांशीराम साहब का एग्जाम्पल देते वक्त हर वक्त ये बात कहता हूँ कि कांशीराम साहब की जाति आप में से कितने लोगों को पता है? शायद आप लोगों को सबको यही पता है कि कांशीराम साहब चर्मकार थे, चमार जाति से थे। लेकिन वो पंजाब में रोपड़ नाम के गांव से, देहात से, वहाँ पे वो मेहतर कम्युनिटी में से एक सब सेक्शन आता था रामदासी करके, उस पंथ से थे। लेकिन उनको एक बात समझ में आई, अगर भारत में लीडरशिप एस्टेब्लिश करना है, भारत में अगर लीडरशिप एस्टेब्लिश करना है तो दो ही जाति ऐसी है जो अखिल भारतीय है, एक है ब्राह्मण और दूसरी है चर्मकार। इसके अलावा तीसरी जात अखिल भारतीय नहीं है। इसीलिए हमारे पवार साहब बार बार जो गिरते उनके पैरों पे वो खड़े नहीं होते। उसकी वजह ये कि उनको यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोगों ने दी ग्रेट मराठा लीडर बना दिया है।
दी ग्रेट मराठा लीडर बनने के बाद में शरद पवार के ऑप्शन महाराष्ट्र के बाहर सब खत्म हो गए। इसीलिए हम लोगों को समझ लेना चाहिए, इनको अगर काउंटर करना है, और ये कौन देते, वही लोग देते, यानी नितिन गडकरी नेशनल लीडर होता है और शरद पवार मराठों का नेता होता है। ये बात भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। इसको काउंटर करना है तो कांशीराम ने सही ढंग से काउंटर किया, और कांशीराम साहब ने क्या किया, खुद को चर्मकार घोषित किया। आज भी मायावती परिया दस्यु जाति से रिलेटेड है, जाटव उसको कहा जाता है। जाटव मतलब वो भी चमार जाति में से नहीं आती है, लेकिन बार बार स्क्रीन पे बोलते वक्त वो मायावती बार बार ये बात कहती है, बहन जी, कि मैं चर्मकार हूँ। चर्मकार हूँ मतलब क्या, नेशनल लेवल की आइडेंटिटी वो लोग अडॉप्ट करते, यानी उनको जाति का ज़्यादा अभिमान नहीं है। उसको छोड़ के वो देखते हैं कि हमको जिस स्ट्रगल में जाना है वो उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करते। और हम सब लोग जाति के दायरे में अगर इसी तरीके से रहे तो हम लोग हमारे शत्रुओं का काम कर रहे हैं, ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हमारे दुनिया शहर में कॉमरेड शरद पाटिल जी नाम के एक सदगृहस्थ रहते थे। अभी वो फिलहाल गुजर गए, 2012 में वो गए, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, दुनिया के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में उनकी आज भी पढ़ाई हो रही है, उनके ऊपर पीएचडी का काम चल रहा है। तो उन्होंने क्या बातें कही है कि यहाँ का जो धर्मशास्त्र है वो क्या करता है हम लोगों को, जैसे महात्मा फुले ने एक बात पकड़ी थी कि यहाँ के कोई भी आदमी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होता है। आदमी को क्या किया जाता है, पहले जानवर बनाया जाता है, बाद में उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता है। इसीलिए उन जानवरों को आदमी में लाने के लिए हमारे ये महापुरुषों की मूवमेंट है, और हम लोग उन महापुरुषों का जब भी चिंतन मनन अभिवादन करने का प्रयास करते तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं आयोजकों से एक नम्रता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हम लोग सत्कार करते वक्त ये जो प्रयास करते, तो हम जिस कम्युनिटी से, जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमको इस एरिया में इंसल्टिंग ट्रीटमेंट दी जाती है। जब तक हमारी सामूहिक तौर पे हम एक सैल्यूटेबल इमेज नहीं बनाते, तब तक ये ऐसे सत्कारों का प्रोग्राम हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। अगर करने की बात आई तो 10 रुपए की नोटबुक हो या कोई किताब हो, खुली तौर पे प्रेजेंट करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें से शायद अभी ये कितने लोग लेके जाएंगे, क्योंकि हम साधन संपन्न लोग नहीं है। अभी जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर राजकीय पार्टियों को बहुत सा पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारे कोई भी राजकीय पार्टी को 1 रुपया भी कहीं से मिलेगा नहीं है। मतलब हमारी एसेट से वो राजकीय पार्टियां चलती है। इसलिए हम लोगों ने समाज का हमारा साधन जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मैं बोल के रुकता हूँ। और आयोजकों ने जो मुझे बात रखने का मौका दिया उनके लिए मैं धन्यवाद कहता हूँ, रुकता हूँ।